दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सैयद एवं लोदी वंश, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था तथा मध्यकालीन प्रांतीय राजवंशों के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और अन्य राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह। सबसे पहले आइए सैयद वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। दोस्तों सैयद वंश का जो शासनकाल रहा 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई और खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और इसकी पुस्तक तारीख़े मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी संभावित हैं। देखिए, तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये है कि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था, इसलिए तैमूर के प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश कहा जाता है। दोस्तों देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासन से तुगलक वंश का अंत हुआ था और खिज्र खां ने तुर्की अमीरों पर विजय प्राप्त कर नए राजवंश की स्थापना की, जिसे सैयद राजवंश कहा जाता है। माना जाता है कि खिज्र खां को बुखारा के संत सैयद जलाल ने सैयद कहकर पुकारा था, तभी से वह अपने आप को मोहम्मद शाह का वंशज समझते थे और वो अपने आप को सैयद कहलवाता था। दोस्तों खिज्र खां स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज समझता था और सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत पर 37 वर्षों तक 1414 से 1451 तक शासन रहा। 1395 ईस्वी में मल्लू इकबाल के भाई सारंग खान ने उसे मुल्तान से भागने पर विवश कर दिया और वह मेवात चला गया। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर वह उसके साथ हो गया और तैमूर ने भारत छोड़ने से पहले उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान की और अंत में 1414 ईस्वी में उसने दौलत खां लोदी से दिल्ली को छीन लिया और दिल्ली का पहला सैयद सुल्तान बना। लेकिन खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रखा था। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट तथा राजस्व भेजता रहता था और इस प्रकार से वह अपने को उसके अधीन मानता था। रैयत ए आला की पदवी किसने धारण की थी? तो खिज्र खां ने दोस्तों रैयत ए आला की पदवी धारण की थी। अब आइए सैयद वंश के बाद दोस्तों लोदी वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लोदी वंश का शासन दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला और बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। उसने 19 अप्रैल 1491 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर उसने अपना कब्जा जमाया और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में मुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा
और देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के लिए उसने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। और दोस्तों, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। और आप जानते भी हैं कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था और इस युद्ध में वो मारा गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। दोस्तों, मोठ की मस्जिद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं जो प्रश्न है कि एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वो कौन था? तो सही उत्तर है बहलोल लोदी। दोस्तों, ये सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य है कि बहलोल लोदी दोस्तों दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वो अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। याद रखिएगा, गिलजाई कबीला जो अफगानिस्तान का था उसके महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चूँकि वह लोदी कबीले का अग्रगामी था इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को लोदी वंश कहा जाता है। और 1451 में बहलोल लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के शासन पर कब्जा किया था। तो देखिए, बहलोल लोदी आप जानते हैं कि किस प्रांत का गवर्नर था? लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था बहलोल लोदी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सैयद वंश का अंत किया था। सिकंदर लोदी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सिकंदर लोदी जो है इसका समयकाल 1489 से 1517 ईस्वी था। और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। और इसने किस वर्ष में? तो याद रखिएगा, सिकंदर ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण ये था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था और 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। और दोस्तों देखिए, उसके समय में गायन और विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। और सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। और राजस्थान के शासकों पर देखिए ये किस लिए? तो इसका कारण याद रखिएगा कि राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उसने एक नया शहर आगरा बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान तो ये सिकंदर लोदी था। अब आइए कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ देख लेते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकाल के किस वंश की विशेषता है?
तो ये लोदी वंश की विशेषता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोदी वंश की विशेषताओं में आप देख सकते हैं कि अष्टभुजाकार मकबरों की आकृति थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो ये लोदी वंश था। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूल रूप से संबंधित थे, तो विशुद्ध अफगानी या अफगान पठान थे लोदी वंश के शासक, और भारत में लोदी वंश पहला अफगान वंश था। लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है, आपको बताना है, तो ये है मोठ की मस्जिद। दोस्तों लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोठ की मस्जिद है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था और ये मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। यह एक विशाल मस्जिद है जिसके अग्रभाग में 5 मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। और दोस्तों लोदियों के स्थापत्य की स्थानीय शिल्प और तुर्की शिल्प का मिश्रण जो है इनकी स्थापत्य की विशेषता है। और सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ और अष्टभुजाकार मकबरों का निर्माण मुबारक सैयद का मकबरा, मोहम्मद सैयद का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा और इस्लाम शाह का मकबरा, ये सभी अष्टभुजाकार आकृति वाले हैं। और लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोठ की मस्जिद है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ये घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, तो ये था लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। देखिए दोस्तों इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा को कोई सगा संबंधी नहीं होता है और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों एक इतिहासकार हैं नियामतुल्ला, उनके अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इब्राहिम लोदी ने ये कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। अगला प्रश्न है कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है, तो सैयद एवं लोदी काल को दोस्तों मकबरों का काल कहा गया है। अब आइए देख लेते हैं सल्तनत कालीन आर्थिक और प्रशासनिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों के बारे में। दोस्तों सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था और देखिए अमीरों का चरमोत्कर्ष लोदी वंश के शासनकाल में था। और आप देख लीजिएगा दोस्तों वजीर प्रधानमंत्री होता था सल्तनत काल में। इसके अलावा मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था, खजीन कोषाध्यक्ष था, आरिज ए मुमालिक ये दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख, और काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी था और दीवान ए खैरात दान विभाग का अधिकारी, दीवान ए बंदगान दास विभाग और दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग होता था। अगला प्रश्न है कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा दिल्ली के सुल्तानों ने खम्स, खराज और जकात करों को लगाया था। तो देखिए इसमें से दोस्तों जो खम्स था ये कर युद्ध के दौरान प्राप्त की लूट का माल होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप देख लीजिए कि कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था। दिल्ली के सुल्तानों ने खम्स, खराज और इसके अलावा जकात करों को लगाया था। अगला है कि सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग किससे संबंधित था, तो दीवान ए वक्फ जो होता था दोस्तों ये व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। मजलिस ए खलवत का जो भाग था वो कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग था, तो ये बार ए खास, दीवाने इंसा और दीवाने बंदगान जो है ये मजलिस ए खलवत का भाग होता था। अक्ता कौन सी भूमि थी, तो अक्ता वो भूमि होती थी जिस पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। देखिए दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित था, आप जानते हैं कृषि से। वरीद कौन होते थे, तो ये गुप्तचर और सूचनाएं एकत्र करने वाले वरीद कहे जाते थे। शर्ब कर किस पर लागू होता था, तो जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए देखिए सल्तनत काल में सर्व कर लगाया गया था। जवाबित कौन थे, तो राज्यकंद जवाबित होते थे। और अलाई दरवाज़ा किस स्थान पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों अलाई दरवाज़ा।
अब देखिए मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का प्रमुख आधार क्या था, तो ये थी सेना। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का प्रमुख आधार सेना होती थी। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण की गई भाषा कौन सी थी, तो ये फारसी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सल्तनत काल में धीरे में अमीर हाजिब किसका पदाधिकारी होता था, तो ये दरबार के शिष्टाचार को क्रियान्वित रखना और इसके वैभव को बनाए रखने के लिए अमीर हाजिब एक पदाधिकारी होता था। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। आप देख सकते हैं फिरोज शाह बहमनी का मकबरा, तो ये गुलबर्गा कर्नाटक में। महमूद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में। चांद मीनार दौलताबाद में और अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कथन है, किसने कहा है कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कथन है उस समय सल्तनत कालीन व्यवस्था का, कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते। ये प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का कथन है। तो याद रखिएगा, बर्नी ने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। दिल्ली सल्तनत में खराज क्या होता था, तो ये हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर इसको खराज कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक किसकी लिखी है, तो आर.पी. त्रिपाठी। आर.पी. त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ जो महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, ये है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। मसाहत किससे संबंधित था, तो मसाहत भूमि से संबंधित था। याद रखिएगा, मसाहत ये भूमि से संबंधित होता था। और मसाहत दोस्तों भूमि की माप होती थी। अलाउद्दीन प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने राजस्व को भूमि की माप यानी मसाहत के आधार पर निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मवाजिब किसे कहते थे, तो सैनिकों के नकद वेतन भुगतान को मवाजिब कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार कौन थे, तो ये थे तुर्क। दोस्तों तुर्क जो थे ये आप देख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में बदलाव लाने वाले शासक थे। दारुल हरब क्या होता था, तो ये हिंदू राज्य क्षेत्र, इसको दारुल हरब कहा जाता था। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन होता था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि देखिए नायब ए मुल्क जो होता था ये सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च और असाधारण पदासीन अधिकारी होता था। तो एक प्रश्न और भी आता है कि खम्स जो है, खम्स, खराज, जकात, ये सभी कर जो है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया गया था। और खम्स जजिया मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था उस्र होता था। खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। खम्स लूट के माल में, और जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर तथा जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। तो नायब ए मुल्क जो है आप जानते हैं कि सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदाधिकारी था। तो नायब ए मुल्क या जिसको नायब ए मामालिकात कहा जाता था, ये सुल्तान बहराम शाह के समय में आरंभ किया गया और बहराम शाह के सरदारों ने शासन शक्ति अपने हाथों में रखने के लिए अपने में से एक को नाइब का पद दिया था। राज्य के वजीर से भी श्रेष्ठ इसको समझा जाता था, लेकिन शक्तिशाली सुल्तानों ने इस पद को या तो रखा ही नहीं अथवा अलाउद्दीन जैसे शासकों ने इसे अपने ऊपर किसी योग्य सरदार को केवल सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से ही दिया था। अब दोस्तों देखिए सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या था ये जान लीजिए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम ये था कि अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता तथा योग्यता, इसी से सल्तनत काल में उत्तराधिकार प्राप्त होता था।
अगला प्रश्न है, तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो ये फारसी भाषा का आगमन। नानकार और बंध क्या थे? तो नानकार और बंध ये दोस्तों लगान मुक्त भूमि जो है वो नानकार और बंध कही जाती थी। इसके अलावा आप देखिए कि देख लीजिए इक्ता क्या था? तो इक्ता जमीन का टुकड़ा होता था। अलाई दरवाज़ा, दोस्तों अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। ये कथन किसका है? तो इतिहासकार मार्शल का कथन है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या है? तो ये सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? काजी उल कजात के नाम से, काजी उल कुजात के नाम से दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को जाना जाता था। और सुल्तान के बाद ये सर्वोच्च न्यायिक क्षेत्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। इसके अलावा आप देखिए कि दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किस लिए की गई थी? तो बकाया लगान की वसूली के लिए दीवाने मुस्तकराज विभाग था। साहिबे दीवान बंदगान संबंधित था किससे? तो ये दासों से था। और तुर्की जनजातियों में कौन शामिल हैं? सेल्जुक, गुज्ज और करलुग, ये सभी तुर्की जनजातियों में शामिल हैं। दोस्तों देखिए सल्तनत काल में मंत्री जो है सुल्तान के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण कथन आप जान लीजिए कि सल्तनत काल में जो मंत्री होते थे दोस्तों, इनको सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था और सुल्तान के द्वारा ही इनको पदच्युत किया जाता था। अगला प्रश्न है, कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो आरिज ए मुमालिक जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सल्तनत काल में दारुल सफा क्या था? तो ये चिकित्सालय था। और आइए निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी। फिर कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करवाया गया था। बाजार कीमतों में शुरुआत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और राजधानी स्थानांतरण, ये घटनाएं जो हैं एक क्रम से हैं, 2, 4, 1 और 3 आपका सही क्रम हो जाएगा। सुमेलित करना है, जामा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी। जामा मस्जिद दोस्तों हुसैन शाह सर की, आप देखिए जामा मस्जिद हुसैन शाह सर की। मोठ मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी के समय काल में। झंझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी ने। और हजार सितुन महल अलाउद्दीन खिलजी। और कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ? क्योंकि राज्य द्वारा इसको संरक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ। दोस्तों सैयद और लोदी वंश के बाद आइए मध्यकालीन क्षेत्रीय या प्रांतीय राज्य और राजवंशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बहमनी, देखिए बहमनी राज्य या बहमनी राज्य संघ के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं बहमनी वंश से संबंधित। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी, जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। इसकी राजभाषा मराठी थी। और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। और दोस्तों देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु 1358 में हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। और इसके काल में ही याद रखिएगा सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। और भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। दोस्तों बहमनी वंश के प्रमुख शासकों में मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद खां, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय थे। और दोस्तों मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवां जो कि ईरानी था, इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और
देखिए 1470 में रूसी यात्री निकितन, याद रखिएगा निकितन रूसी यात्री था। वो 1470 में बहमनी साम्राज्य में वीदर की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी साम्राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति तरफदार जो है कहे जाते थे। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था और ये सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। और दोस्तों देखिए बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिसने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया था। देखिए प्रश्न है कि किसने दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों मलिक अंबर को। मलिक अंबर को दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ है? तो ये वारंगल के खंडहरों पर निर्मित हुआ है। और मलिक अंबर दोस्तों, मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? तो मलिक अंबर अबिसिनियाई मूल का दास था। उसने उन्नति करते हुए अहमदनगर के वजीर पद पर जो है उस पद पर पहुंचा और 1601 से 1602 में उसने दक्षिण पूर्वी बरार में मुगल सेना को परास्त करके अपनी धाक जमा दी। यद्यपि अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था, फिर भी उसकी मृत्यु के बाद उसने खोए हुए प्रदेश छीनकर अहमदनगर को शक्तिशाली राज्य के रूप में परिणित किया। मलिक अंबर ने मराठों की सहायता से छापामार युद्ध के लिए एक कुशल सेना तैयार की थी, तो इसीलिए दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपने पतन के बाद बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित हो गया था। ये प्रांत कौन थे? तो ये थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। तो देखिए गोलकुंडा के कुतुब शाही, बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, बीदर के बरीद शाही और बरार के इमाद शाही, ये 5 प्रांत थे बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद जो है विभाजित होने वाले। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो जफर खान। बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? तो ईरान, इराक, तुर्की और अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी जो है इनको अफाकी कहा जाता है। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंतर्राज्य द्वारा संरक्षण नहीं देने के कारण हुआ। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित विवादग्रस्त क्षेत्र कौन था? तो ये रायचूर दोआब था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? अमीरान ए सदाह द्वारा विद्रोह। देखिए दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां जिसको हसन गंगू कहा जाता है 1347 से 1358 इसने शासन किया था। ये एक सरदार था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से इसने 1347 में सिंहासन ग्रहण किया और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध या जिसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है, ये 1565 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। और देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध दोस्तों ये 1565 ईस्वी में हुआ था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है। बीदर का जो शासक था ये था देखिए अमीर अली बरीद और अहमदनगर का मलिक अहमद था। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह और गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह था। तो सही सुमेलन 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा एक क्रम में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है गोल गुंबज दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन जो था दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो था इसका वास्तविक नाम हसन गंगू था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो ये अहमदनगर के सुल्तान थे, बहमनी राज्य के सुल्तान थे।
अहमदनगर राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था। बीदर का संस्थापक अली बरीद था। और अगला प्रश्न है, किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने पहली बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो अहमदनगर के मलिक अंबर को। मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? तो ये अहमदनगर का वजीर था मलिक अहमद। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था और ये अबिसिनियाई मूल का दास था, लेकिन उन्नत करते करते वो वजीर के पद तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का संस्थापक तो अलाउद्दीन बहमन शाह हसन था। तालीकोटा युद्ध में 1565 में जो हुआ था विजयनगर के विरुद्ध, दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, बरार ने तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न अब देखिए, सुमेलित करना है। खानदेश फारूकी, बरार इमाद शाही, इसके अलावा बीजापुर आदिल शाही। देखिए, बीजापुर आदिल शाही और गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर बरीद शाही, यहाँ पर इन लोगों का शासन था। कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल था? तो बहमनी राज्य में जो शामिल राज्य थे उसमें बीजापुर, अहमदनगर और बरार शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बीदर अमीर अली बरीद की स्थापना इसने द्वारा की गई। अहमदनगर मलिक अहमद के द्वारा, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह के द्वारा और गोलकुंडा कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, थोड़ा सा उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इसका नाम संगम राजवंश रखा था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इस राजवंश की राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर जिन वंशों ने शासन किया था उसमें सबसे पहला संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराविडु वंश था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है देवराय प्रथम के समय में की थी, निकोलो कोंटी ने। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नुनीज ये पुर्तगाली यात्री था, अच्युत राय के समय में। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में और बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री कृष्णदेवराय के समय में भारत आया था। दोस्तों, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नहरें लाई जा सकें। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थीं। दोस्तों, देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विजयनगर साम्राज्य रहा। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन हुआ और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। और आप जान लीजिए कि कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, इसने जो कि ये तुलुब वंश का शासक था कृष्णदेवराय, वो 8 अगस्त 1509 को शासक बना और सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। और दोस्तों, आप जानते हैं कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था और कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है।
कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक जो है नाटकों की रचना की थी। और कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां धारण की थी। तुलु वंश का शासक सदाशिव था। और आप तालीकोटा, बन्नी हट्टिया, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, ये 1565 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का अंत या पतन हुआ था। और देखिए दोस्तों, विजयनगर के विरुद्ध जो दक्षिण राज्यों का संघ था, इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इस संयुक्त मोर्चे में बरार इसमें शामिल नहीं था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था और विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग क्षेत्रों में टकराते थे। पहला तो ये था तुंगभद्रा के दोआब, दूसरा कृष्णा गोदावरी का कछार और तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश। तो देखिए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब आइए परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने किसको संरक्षण दिया था? तो वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये परीक्षाओं के लिए। तो आप देखिए, कृष्णदेवराय, इनका शासनकाल 1509 से 1529, 1509 से 1529 था और तत्कालीन दक्षिण भारत का ये सबसे शक्तिशाली राज्य था। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है और उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। वैष्णव धर्मानुयायी होते हुए वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। वल्लभाचार्य, जिनका समय काल 1479 से 1531 है, वो काशी या बनारस से शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर चले आए थे। उनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे। उनका भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है और वल्लभाचार्य को भी कृष्णदेवराय का संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर राज्य में आयंगर जो क्या होते थे, ये स्थानीय शासक होते थे। नानकार क्या होती थी? तो नानकार जो है दोस्तों, ये कर मुक्त भूमियाँ जो है, टैक्स फ्री भूमि जो है, वो नानकार होती थी। अब आइए, अगला है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये कृष्णदेवराय के समयकाल में। और किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की थी? तो आप जान लीजिए, अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में की थी और कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। और अमुक्त माल्यद या इसको विष्णु चित्तीय कहा जाता था। अमुक्त माल्यद में राजस्व, सैनिक और नागरिक प्रशासन का वर्णन किया गया है और इसी के समय से पौराणिक कथा या कल्पित कथा के आधार पर प्रबंधों की रचना हुई थी। वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किस काल से संबंधित थे? तो सायण का काल जो है विजयनगर से संबंधित था। और किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये स्थल है हम्पी। हम्पी के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्णदेवराय का संबंध किस राजवंश से था? तो सही उत्तर है दोस्तों, कृष्णदेवराय का संबंध जो है वो तुलुब राजवंश से था। तुलुब, और इस वंश ने 1505 से 1565 ईस्वी तक शासन किया। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय का ग्रंथ अमुक्त माल्यद किस विषय से संबंधित है? तो ये नागरिक और सैनिक प्रशासन से है। किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के समय में फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दूत के रूप में भारत आया था। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति प्रारंभ की? तो ये देवराय द्वितीय ने। और तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है, वो किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के। आयंगर कौन थे? तो आयंगर 12 अधिकारियों का समूह होता था जो कि विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था। अगला प्रश्न है, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, सदाशिव, ये तालीकोटा के युद्ध से संबंधित है। संगम वंश दोस्तों
देवराय प्रथम से। और राम राय आप देख सकते हैं कि राम राय अरियूड वंश का, और अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई है। तो आप देखिए, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय के द्वारा इसकी रचना की गई है। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की या विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था? तो शिष्ट कहा जाता है। दोस्तों, शिष्ट जो है ये विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे। विजयनगर किस नदी के तट पर? तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? निम्न कृषक मजदूर के बदले में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था। और देखिए, अगला प्रश्न है, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था? तो देवराय प्रथम ने। कृष्णदेव राय ने क्या किया था? तो उड़ीसा के राजा को कृष्णदेव राय ने जो है परास्त किया था या उसको हराया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? काली मिर्च का। और मसालों के लिए विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। काली मिर्च का निर्यात जो है किया जाता था यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था उसको आयंगार कहा जाता था। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये तुंगभद्रा के किनारे। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो ये था अल्लसन्नी पेदन्ना, जो कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था। निकोलो कोंटी एक यात्री था। देखिए, निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था वो कहाँ का निवासी था? तो ये था इटली निवासी। वेनिस इटली का एक शहर है, यहाँ का निवासी निकोलो कोंटी 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था और इस समय विजयनगर का शासक देवराय प्रथम था। और दोस्तों, निकोलो कोंटी ने विजयनगर शहर, उसके दरबार, वहाँ की प्रथा, मुद्रा, त्यौहार और अन्य विषयों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक यात्री था। तो अब्दुल रज्जाक जो है ये दोस्तों आप जान लीजिए फारसी यानी फारस का यात्री था। वो फारस के शासक सुल्तान शाहरुख के दरबार में था और उसके राजदूत के रूप में भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो ये निकोलो कोंटी था। और देखिए, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, किस राज्य को अलंकृत करते थे? तो ये विजयनगर राज्य को अलंकृत करते थे सायण। अब आइए विजयनगर साम्राज्य के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सुमेलित आपको सुमेलित करना है। होयसल जो है ये बल्लाल द्वितीय, पांड्य, मारवर्मन और काकतीय गणपति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जय सिंह जयपुर शहर का संस्थापक था, जो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था? तो ये जैनुल आबदीन था मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान। इसको बुदशाह भी पुकारा जाता है। दोस्तों, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान जैनुल आबदीन था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति के चलते उसे बुदशाह या महान सुल्तान कहा जाता है। वो कश्मीर का सबसे लोकप्रिय शासक था, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैनुल आबदीन 1420 में गद्दी पर बैठा। इसने हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी और जजिया कर हटा दिया था। इसने हिंदुओं के मंदिरों को पुनर्निर्माण की अनुमति दी और जो हिंदू कश्मीर छोड़कर चले गए थे उन्हें कश्मीर में पुनः बसने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्कल था। और हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मालाधार बसु ने। देखिए, हुसैन शाह के शासनकाल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति मालाधार बसु थे।
इसने भगवत पुराण का श्री कृष्ण विजय नाम से संस्कृत में अनुवाद किया था और बारबक शाह ने मालाधर बसु को गुणराज खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद शहर बसाया गया था। तो याद रखिएगा, साबरमती नदी के बाएं किनारे पर अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो ये सिकंदर शाह के द्वारा। बंगाल में पंडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण कब? 1364 में। याद रखिएगा, 1364 में लगभग सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। और आप देख लीजिए कि पंडुआ में एक लखा मकबरा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा था। अगला प्रश्न है, सिराज ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वो विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नए प्रकार की शैली जिसको शर्की शैली कहा जाता है उसका उदय हुआ और इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की और उस समय जौनपुर सांस्कृतिक रूप से बहुत जो है उच्च स्तर पर था। उसकी ख्याति हर तरफ फैली हुई थी और सिराज को जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। मैथिली के विख्यात कवि विद्यापति ठाकुर और दिल्ली के काजी शहाबुद्दीन इब्राहिम शाह के दरबार से संबद्ध थे और काजी शहाबुद्दीन पर उसकी विशेष कृपा थी। विद्यापति ने दोस्तों कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राज तरंगड़ी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जय सिंह के शासनकाल में कश्मीर जो है राज तरंगड़ी का जो लेखन कार्य है वो पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो है राजा जय सिंह के शासनकाल में इसका जो है पूरा किया गया था। ये दोस्तों ये एक क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ है और कल्हड़ की राज तरंगड़ी को प्रथम क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ होने का भी दर्जा दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में आपने सैयद और लोदी वंश, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मध्यकालीन प्रांतीय राजवंश, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य तथा अन्य राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। साथ ही हमने उन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी आपके तैयारी में लगे हुए हैं उनको ज़रूर इसकी सूचना दें कि यहाँ पर मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। आगे के वीडियो में हम मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।